नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम देख रहे थे क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 2 है हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, उसके अंदर हमने चल रहा था हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अणुसंख्यीय गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ठीक है, उसके अंदर हमने जो चारों हमारे अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं, वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन तथा लास्ट देखा था हमने पिछली क्लास में हमारा कौन सा, परासरण दाब। ठीक है, अब उस परासरण दाब के अंदर ही हमारे तीन प्रकार के हमको विलयन पढ़ने, तीन प्रकार के सॉल्यूशन पढ़ने हमको, सम परासरी विलयन, अति परासरी विलयन और अल्प परासरी विलयन क्या होते हैं। देखिए, हमने पिछली क्लास में परासरण दाब देखा था, परासरण किसे कहते हैं और परासरण दाब किसे कहते हैं। तो परासरण किसे कहते थे हम कि विलायक के कणों का कम संख्या से अधिक संख्या की ओर गमन ही क्या कहलाता है, हमारा परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे थे, कम संख्या और अधिक संख्या अर्थात किसकी, सांद्रता, सांद्रता से हमने डिफाइन किया था कि परासरण किसे कहते हैं, विलायक के कणों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता अर्थात अधिक कणों से कम कणों की और गमन ही क्या कहलाता है, हमारा परासरण कहलाता है। और किसके द्वारा होता है, हमारा एक नाम आया था हमारे पास में, अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या आया था प्रिय विद्यार्थियों, अर्धपारगम्य झिल्ली। ये किसकी बनी होती है, हमारी फिनोल या फिर हमारी किसकी, पोटेशियम फेरोसाइनाइड की बनी होती है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम क्या देख रहे थे कि परासरण दाब का मतलब क्या था कि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के कणों का गमन को रोकना ही क्या कहलाता है, अर्थात वह द्रव स्थैतिक दाब जिसके कारण विलायक के कणों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन को रोका जा सके, क्या कहलाता है, हमारा द्रव अर्थात परासरण दाब कहलाता है, जिसे हम किसे प्रदर्शित किया था, पाई से प्रदर्शिट करते हैं। ठीक है, उसी में हमने एक समीकरण निकाला था, वो किससे आता है, हमारा पीवी बराबर एनआरटी। हमने डायरेक्ट लिया था किससे, एनआरटी, आदर्श गैस समीकरण से। अगर इसको निकालना हो आपको तो कैसे निकालेंगे कि जो हमारा क्या होता है, हम देख रहे थे कि बोयल के नियम से, और उनमें क्या लगेगा, वान टहाफ का नियम लगेगा। उससे क्या होता है, हमारा पी समानुपाती किसके होता है, वी के होता, हमारा यहाँ से पी समानुपाती टी होता है। ठीक है, उसी से हम दूसरा देखेंगे कि हमारा वी के क्या होता है, वो जो हमारा वान टहाफ का नियम होता है वो किसके होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो देखिए जिससे निकल करके आएगा हमारा पीवी बराबर आर टी, यहाँ पर एनआरटी, एन क्या है, मोलों की संख्या है, हमारा आर क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पर गैस कांस्टेंट लेते हैं परासरण दाब में। ठीक है, उस पर न्यूमेरिकल किए थे हमने। आज देखते हैं हम कि सम परासरी विलयन किसे कहते हैं। सम परासरी विलयन का मतलब है हमारा क्या लेंगे, हम दो विलयन लेंगे। कितने लेंगे, दो सॉल्यूशन लेंगे, जिसके अंदर क्या हो जाए हमारा कि दोनों विलयनों को हम क्या कर रहे हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली से पार होने के पर अर्थात उनमें क्या हो जाए, एक तरह से दोनों विलयनों की सांद्रता समान हो जाए, अर्थात उनमें अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन नहीं करें, क्या कहलाता है, समपरासरी विलयन कहलाता है। अर्थात जिनका परासरण दाब क्या हो, समान हो दोनों विलयनों का, वो क्या है, समपरासरी विलयन कहलाता है। ठीक है, तो वे दो विलयन जो अर्धपारगम्य झिल्ली से, वे दो विलयन जो अर्धपारगम्य झिल्ली से, जो अर्धपारगम्य झिल्ली से किससे, अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक होने पर, पृथक होने पर किसका, विलायक के कणों का, विलायक के कणों का क्या करें, बहाव एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक विलयन से दूसरे स्थान पर दूसरे विलयन में नहीं होने देते, कणों का बहाव नहीं होने दे, नहीं हो सके, अर्थात दोनों विलयनों का परासरण दाब, क्या, परासरण दाब समान हो, क्या कहलाते हैं, परासरण दाब समान हो, समपरासरी विलयन, समपरासरी विलयन कहलाते हैं, समपरासरी विलयन कहलाते।
तो आ रहा है समझ में। मतलब क्या है कि दोनों का जो बहाव है वो नए हो, अर्थात परासरण दाब समान होगा, तो विलायक के कणों का अर्थ पारगम्य झिल्ली द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहाव नहीं होगा, क्या कहलाएंगे, समपरासरी। सेकंड देखिए हमारा आता है अति परासरी विलयन। अति परासरी विलयन, अति परासरी विलयन। अब इसका मतलब क्या है, हमारा दो विलयन ले रहे हैं, एक का यदि परासरण दाब अधिक होगा तो वो बहाव क्या हो जाएगा, एक से दूसरे पर होगा, वो उसके सापेक्ष क्या कहलाएगा, हमारा अति परासरी विलयन कहलाता है। अर्थात दो भिन्न परासरण दाब वाले विलयनों में वह विलयन जिसका परासरण दाब उच्च होता है वो द्वितीय विलयन के सापेक्ष क्या कहलाएगा, अति परासरी विलयन कहलाएगा। ठीक है, तो वे दो भिन्न परासरण दाब वाले विलयन क्या है कि वे दो भिन्न परासरण दाब वाले विलयन जिसका परासरण दाब उच्च होता है, जिसका परासरण दाब उच्च होता है, दाब उच्च हो, वह द्वितीय के सापेक्ष दूसरे के सापेक्ष अति परासरी विलयन कहलाता है, तो ये छोटी छोटी परिभाषाएं ये हमको देखनी, एक नंबर में हमसे पूछी जा सकती हैं कि अल्प परासरी विलयन किसे कहते हैं, अति परासरी विलयन किसे कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा तीसरा, इसी में परिभाषा आती है हमारी अल्प परासरी विलयन। कौन सा, अल्प परासरी विलयन। अब अल्प परासरी विलयन किसे कहेंगे, सेम वही बात है हमारे पास में कि दो भिन्न परासरण दाब वाले विलयन जिसका परासरण दाब निम्न होता है वो दूसरे के सापेक्ष अल्प परासरी विलयन कहलाता है। तो वे भिन्न परासरण दाब वाले विलयन, भिन्न परासरण दाब वाले विलयन जिसका परासरण दाब निम्न हो, वह द्वितीय के सापेक्ष अल्प परासरी विलयन कहलाता है, अल्प परासरी विलयन कहलाता है। तो ये तीन परिभाषा हो गई हमारे पास में, छोटी छोटी परिभाषा थी, अल्प परासरी, अति परासरी और सम परासरी विलयन। ठीक है, फिर ये विद्यार्थियों तो ये हमारी तीन परिभाषा हो गई हमारे पास में। दो भिन्न परासरण दाब वाले विलयन ले रहे हैं, जिसका उच्च है दूसरे के सापेक्ष वो अति परासरी, जिसका निम्न है दूसरे के सापेक्ष वो अल्प परासरी, और जिनका समान है अर्थात बहाव नहीं होता, साम्य स्थापित हो जाता है, तो क्या कहलाता है, सम परासरी विलयन कहलाता है। अब चालू होता है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो हमारी इसका चैप्टर का है वो है हमारा कौन सा, असामान्य मोलर द्रव्यमान। एक टॉपिक बचता है लास्ट में, उसी में पढ़ेंगे। वांट हाफ गुणांक के अनुसार क्या करते हैं, उनको हम परिभाषित करते हैं। तो क्या है असामान्य मोलर द्रव्यमान, देखो इसको कैसे समझते हैं, मतलब क्या है असामान्य मोलर द्रव्यमान का, वो समझ में आ रहा है। असामान्य क्या बोल रहे हैं हम, हमारा टॉपिक है यहाँ पर असामान्य मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। बोलो असामान्य मोलर द्रव्यमान का मतलब क्या है। हम क्या कर रहे हैं, देखो एक ये पात्र है हमारे पास में, समझना क्या मतलब, समझाना क्या चाह रहे हैं हम आपको। एक ये पात्र है और एक असामान्य मोलर द्रव्यमान का मतलब है हमने कोई भी यहां पर दो कण डाले, ये हमारे पास में दो कण थे, ये दो कण इसमें डाले, कोई भी जलीय विलयन है हमारा,
अगर उस जलीय विलयन में हम डाल रहे हैं, जल में डाल रहे हैं ये दो कणों को, और मान लो ये दो कण ऐसे के ऐसे इसमें उपस्थित हैं, ठीक है, तो बताओ अगर मान लो इन दोनों का हम मिला करके क्या कर रहे हैं, ये कोई हमारा जलीय विलयन, दो टुकड़े लिए हमने, कोई भी अणु लिए, क्या लिए, अणु लिए, परमाणु लिए, कोई भी यौगिक लिया, अगर ये यौगिक है हमारा और इनका हम मान रहे मोलर द्रव्यमान या अणुभार कितना है, मान लो इनका अणुभार हमने 20 ले लिया, कितना ले लिया, दोनों का मिला करके 20 ले लिया, अलग अलग है 10-10 है इनका, कितना है 10-10 क्या है इनका मोलर द्रव्यमान है, 10 ही इसका है, 10 ही इसका है। अब हमने जल में मिलाया, विलयन तैयार किया, तो हम देखते हैं कि इसका भी हमको 10 प्राप्त हुआ, इसका भी हमको 10 प्राप्त हुआ, अर्थात इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है, तो ये क्या है हमारा समान हमको मोलर द्रव्यमान प्राप्त हो गया, ठीक है। अब हमने सेम वही दो कण लिए जिनका मोलर द्रव्यमान कितना था प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, ठीक है। अब इनको क्या करा, इस जलीय विलयन में डाला हमने, जलीय विलयन में डाला तो हम देखते हैं कि इनके क्या हो गए, मान लेते हैं हम इनके दो दो टुकड़े हो गए, अर्थात ये क्या हो गया हमारा वियोजित हो गया, क्या हो गए ये कण हमारे वियोजित हो गया, इनका क्या हो गया वियोजन हो गया, क्या हो गए प्रिय विद्यार्थियों ये वियोजित हो गए, और वियोजित होकर के कितने दो दो टुकड़ों में बट गए, तो बताओ इसका कितना हो गया 5, इसका कितना हो गया 5, इसका भी कितना हो गया 5, इसका भी कितना हो गया हमारे पास में 5, ठीक है। इसके पश्चात तीसरी कंडीशन देखते हैं हम, हमारे पास में वही कितने हैं, दो कण हैं जिनका मोलर द्रव्यमान कितना है हमारा 10-10 है। हमने क्या करा, कोई भी जलीय विलयन मिश्रण में डाले तो हम देखते हैं कि जो हमारे ये दोनों कण थे वो क्या हो गए, एक जगह मिल गए, और इनका कितना प्राप्त हुआ हमको 20 प्राप्त हुआ, हमको पता नहीं कितना, हम मान रहे हैं कितना प्राप्त हुआ 20 प्राप्त हुआ, तो इनका क्या हो गया यहाँ पर वियोजन हो गया, क्या हो गया वियोजन हो गया हमारा, ठीक है। अर्थात हम देखें असामान्य मोलर द्रव्यमान का मतलब क्या है हमारा, इनमें क्या हो जाता है यहाँ पर कि ये क्या हो जाए वियोजन हो जाए, या क्या हो जाए इनका यहाँ पर क्या हो गए जुड़ गए, जुड़ने को बोलते हैं हम संगुणन, क्या हो गया संगुणन हो गया। तो बताओ हम असामान्य मोलर द्रव्यमान से मतलब क्या है हमारा कि कोई भी विलय हम मिला रहे हैं विलयन में तो उनके कणों का क्या हो जाए संगुणन या वियोजन के कारण उनके क्या हो जाए मोलर द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाए, तो वही क्या कहलाता है हमारा असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है। तो देखो यहाँ पर हमारे कितने हो गए 4 टुकड़े हो गए, यहाँ पर क्या हो गया 1 बन गया हमारा, तो हमको पता नहीं है कितना है यहाँ पर क्या होगा, कुछ ना कुछ मात्रा में इनके मोलर द्रव्यमान में कमी आएगी, कुछ ना कुछ मात्रा में इनके मोलर द्रव्यमान में बढ़ोतरी होगी। तो ये मोलर द्रव्यमान में परिवर्तन ही हमारा क्या कहलाता है असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है। अर्थात हम क्या कहें किसी भी विलयन में विलय के कणों का संगुणित या वियोजित होने के कारण उनके मोलर द्रव्यमान में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है। अब देखो एक बात और, हम क्या कह रहे हैं या तो संगुणित हो रहे हैं या क्या हो रहे हैं वियोजित हो रहे हैं, तो बताओ वियोजित होने पर क्या होगा हमारे कणों की संख्या क्या हो जाएगी, कणों की संख्या क्या हो जाएगी प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, कि हम देख रहे हैं वियोजन में क्या हुआ कणों की संख्या बढ़ गई, कणों की संख्या बढ़ गई, तो बताओ हमारे मोलर द्रव्यमान में क्या होगा, इनका द्रव्यमान देखें हम तो मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, इनकी मोलर द्रव्यमान में क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। अलग अलग का देख रहे हैं हम क्या हो गई मोलर द्रव्यमान में कमी हो जाती। लेकिन जब ये संगुणित होते हैं तो इनके कणों की संख्या बताओ, किसकी संख्या बताओ, कणों की संख्या बताओ, कणों की संख्या क्या हो गई कम हो गई, क्या हो गई कम हो गई, लेकिन इनकी क्या हम देख रहे हैं यहाँ पर कणों की संख्या कम हो गई, किसकी गणना करनी है मोलर द्रव्यमान की, तो इनके मोलर द्रव्यमान में क्या हो जाती है हमारी वृद्धि हो जाती है, क्या हो जाती है मोलर द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। तो यही क्या है हमारा असामान्य मोलर द्रव्यमान है। तो इसको समझने के लिए हम आगे देखेंगे वान ट हाफ नामक वैज्ञानिक ने एक गुणांक दिया था वान ट हाफ गुणांक, जिसे हम आई से क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। हम समीकरण देखेंगे उनमें क्या होगा या तो संगुणित होगा या वियोजन होगा, उसके पश्चात
आई का वांट हाफ गुणांक का मतलब क्या होता है हमारा कि कोई भी हमारा अणुसंख्यक गुणधर्म है उसका अपेक्षित मान और उसके जो अणुसंख्यक गुणधर्म है उसका सैद्धांतिक मान का अनुपाती हमारा क्या कहलाता है, वांट हाफ गुणांक कहलाता है। अर्थात आई बराबर क्या होता है, अणुसंख्यक गुणधर्म का अपेक्षित मान अपॉन अणुसंख्यक गुणधर्म का सैद्धांतिक मान। ठीक है, तो ये क्या होगा, वान टॉप नामक वैज्ञानिक ने असामान्य जो हमारा मोलर द्रव्यमान था उसको परिभाषित किया था। तो देखते हैं असामान्य गुण मोलर द्रव्यमान की परिभाषा क्या हो गई हमारी, कि विलयन में विलेय के कणों का संगुणित या वियोजित होने के कारण उनके किसमें मोलर द्रव्यमान में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है। तो देखिए किसी विलयन में विलेय के कणों का संगुणित या वियोजित होने पर उनके मोलर द्रव्यमान में होने के कारण उनके मोलर द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाता है, असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है। असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहलाता है, असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, मतलब क्या है कि कोई भी विलयन अगर उसमें विलेय के कण मिलाते हैं तो संगुणन और वियोजन के कारण उनके क्या हो जाता है, मोलर द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाता है। क्या कहलाता है, असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है। तो देखो एक पॉइंट तो क्या हो गया उसको नोट डाल के लिख लेते हैं, किसमें, विलेय के कणों में यदि संगुणित होते हैं तो उनके विलेय में कणों की संख्या घट जाती है, मोलर द्रव्यमान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जबकि वियोजन में हमारा क्या होता है, कणों की संख्या बढ़ जाती है लेकिन क्या हो जाता है, हमारा जो मोलर द्रव्यमान है उसमें क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, तो विलेय के कण, फर्स्ट पॉइंट, विलेय के कण संगुणित होने पर कणों की संख्या में कमी तथा मोलर द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। सेकंड, विलेय के कण वियोजित होने पर कणों की संख्या में वृद्धि तथा मोलर द्रव्यमान में कमी हो जाती है। मोलर द्रव्यमान में कमी हो जाती है और यह कमी और वृद्धि क्या कहलाता है, हमारा असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वांट हाफ गुणांक। देखो प्रिय विद्यार्थियों, वांट हाफ गुणांक किसे कहेंगे हम, कि किसका मान है जो भी संगुणित हो रहे हैं, अर्थात अणुसंख्यक गुणधर्मों में क्या आ रही है, हमारी अणुसंख्यक जो भी गुणधर्म है उनमें कमी या वृद्धि हो रही है, तो हम इसको किससे समझाते हैं, वांट हाफ गुणांक के द्वारा समझाया जाता है। तो ये आपने कॉपी कर लिया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालो हमारा वांट हाफ गुणांक। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक वांट हाफ गुणांक। वांट हाफ,
अब किसको समझाया जाता है? हमारे असामान्य मोलर द्रव्यमान को समझाने के लिए वान ट हाफ ने एक गुणांक प्रदर्शित किया था। किसका? एक पृथक आई प्रदर्शित किया, जिसे क्या कहते हैं हम? वान ट हाफ गुणांक कहते हैं। अर्थात अणु संख्या गुणधर्मों के प्रेक्षित मान तथा अणु संख्या गुणधर्मों के सैद्धांतिक मान का अनुपाती क्या कहलाता है? हमारा वान ट हाफ गुणांक कहलाता है। ठीक है, तो क्या हो गया? वान ट हाफ गुणांक हमारा किसके लिए? असामान्य मोलर द्रव्यमान, असामान्य मोलर द्रव्यमान को समझाने के लिए वान ट हाफ आई, वान ट हाफ नामक वैज्ञानिक ने एक प्रतीक आई प्रदर्शित किया, जिसके अनुसार अणु संख्या गुणधर्मों के ठीक है, तो इसके अनुसार अणु संख्या गुणधर्मों के, हम बोल रहे थे वान ट हाफ गुणांक में कि अणु संख्या गुणधर्मों के प्रेक्षित मान तथा सैद्धांतिक मानों का अनुपात क्या कहलाता है? हमारा वान ट हाफ गुणांक कहलाता है। तो इसके अनुसार अणु संख्या गुणधर्मों का प्रेक्षित मान तथा अणु संख्या गुणधर्मों का, हम बोले प्रेक्षित मान तथा सैद्धांतिक मानों का अनुपात वान ट हाफ गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है प्रिय विद्यार्थियों? वान ट हाफ गुणांक कहलाता है, वान ट हाफ गुणांक कहलाता है। अब हम देख रहे हैं इसमें कि अणु संख्या गुणधर्म हमने कितने पढ़े थे प्रिय विद्यार्थियों? 4 पढ़े थे हमने। किस कौन कौन से? जो हमारा वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन था, क्वथनांक उन्नयन था, हिमांक अवनमन था और परासरण दाब। तो हम देखें कि सभी अणु संख्या गुणधर्मों के हम असामान्य मोलर द्रव्यमान को समझने के लिए किसे दिया? वान ट हाफ नामक वैज्ञानिक ने एक वान ट हाफ गुणांक आई प्रदर्शित किया। तो हम लिख सकते हैं कि आई बराबर क्या होगा? हमारे अणु संख्या गुणधर्मों का प्रेक्षित मान। क्या लिखें? आई बराबर होता है हमारा वान ट हाफ गुणांक बराबर होता है अणु संख्या गुणधर्मों का प्रेक्षित मान, अणु संख्या गुणधर्मों का प्रेक्षित मान अपॉन अणु संख्या गुणधर्मों का, अपॉन अणु संख्या गुणधर्मों का सैद्धांतिक मान। तो ये क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? हमारा वान ट हाफ गुणांक हो जाएगा। अर्थात हमारे कौन कौन से हैं बताओ? जो हमारे अणुसंख्या गुणधर्म में कौन कौन से हैं? हम देखें, पहला आएगा हमारा कौन सा? जो हमारा क्या था? वाष्प दाब। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब अवनमन का प्रेक्षित मान, प्रेक्षित अपॉन डेल पी सैद्धांतिक लिख सकते हैं। बराबर में क्या होगा हमारा? आई बराबर ही क्या होगा? जो हमने पढ़ा था क्वथनांक उन्नयन, तो डेल टी बी प्रेक्षित अपॉन में क्या हो जाएगा? डेल टी बी सैद्धांतिक। आ रहा है इतना समझ में? क्या बोलना चाह रहे हैं हम? कि सभी जो भी हमारे अणुसंख्यक गुणधर्म हैं उनका प्रेक्षित मान ये हो जाएगा हमारा हिमांक अवनमन का प्रेक्षित मान अपोन में हिमांक अवनमन का कौन सा? सैद्धांतिक मान। उसी प्रकार से परासरण दाब का क्या है? प्रेक्षित मान अपोन परासरण दाब का हमारा कौन सा आ जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? सैद्धांतिक मान। तो ये क्या होता है हमारा? सभी जगह काम में आएगा। किसी का भी हम क्या निकाल सकते हैं? वान ट हाफ गुणांक का मान निकाल सकते हैं कि हमारे कितने होते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। कितने पढ़े हमने? 4 पढ़े हैं। इन्हीं अणुसंख्यक गुणधर्मों का प्रेक्षित मान अपोन में अणुसंख्यक गुणधर्मों का सैद्धांतिक मान ही क्या कहलाता है? हमारा
वान 't होफ गुणांक कहलाता है। और हम जानते हैं कि जो हमने अभी पढ़ा है परासरण दाब, परासरण दाब क्या होता है, मोलर द्रव्यमान के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या बोलते हैं हम कि जो हमारा हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम कि हम जानते हैं कि जो परासरण दाब होता है वो परासरण दाब है, परासरण दाब किसके, मोलर द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात मोलर द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है तो I बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से परासरण दाब के लिए देखें तो विलेय के मोलर द्रव्यमान का क्या है, सैद्धांतिक मान अपॉन विलेय के मोलर द्रव्यमान का क्या आ जाएगा, यहाँ से प्रेक्षित मान। ये उल्टा हो जाएगा हमारा, अगर हमको विलेय का मोलर द्रव्यमान दे रखा है तो विलेय के मोलर द्रव्यमान का, विलेय के मोलर द्रव्यमान का सैद्धांतिक मान क्यों आया है, क्योंकि जो हमारा परासरण दाब होता है वो किसके, मोलर द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अपॉन में विलेय के मोलर द्रव्यमान का, विलेय के मोलर द्रव्यमान का प्रेक्षित मान किसके बराबर होता है हमारा, वान 't होफ गुणांक के बराबर होता है। ठीक है, आ रहा है समझ में क्या बोलना चाह रहे हैं हम वान 't होफ गुणांक में, कि जो हमारे विलेय का मोलर द्रव्यमान दे रखा है तो विलेय के मोलर द्रव्यमान का सैद्धांतिक मान अपॉन विलेय के मोलर द्रव्यमान का प्रेक्षित मान का अनुपात भी क्या कहलाता है हमारा, वान 't होफ गुणांक कहलाता है। अब ज्ञात करें, हम क्या बोल रहे थे, असामान्य मोलर द्रव्यमान में बोल रहे थे हम कि जो भी हमारा द्रव्यमान है, जो हमारा मोलर द्रव्यमान है, विलेय का मोलर द्रव्यमान है, जब विलयन में डाला जाता है तो उसका क्या होता है, या तो वियोजन होगा या क्या होगा, संगुणन होगा, और उसके पश्चात उसके मान में क्या हो जाता है, मोलर द्रव्यमान के मान में परिवर्तन हो जाता है, और वही परिवर्तन क्या कहलाता है हमारा, असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है। तो देखिए बेटा, हमको क्या देखना है, अब हमको वियोजन की मात्रा देखनी है, ठीक है, या बेटा हमको क्या देखना है, जो हमारा संगुणन की मात्रा है, वियोजन की मात्रा और संगुणन की मात्रा की गणना करनी है। तो देखते हैं हम किसके आधार पर, वान 't होफ गुणांक के आधार पर, क्योंकि हमने आपसे बोला था कि असामान्य मोलर द्रव्यमान को किसके द्वारा समझा जाता है, हमारे वान 't होफ गुणांक के द्वारा समझा जाता है। तो पहला आता है हमारा, देखिए हम वियोजन की मात्रा की गणना, जिसे हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। किसकी गणना करनी है हमको, वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा अल्फा की गणना। तो देखो बेटा कैसे करेंगे हम वियोजन की मात्रा की गणना, बताओ कैसे करेंगे। देखते हैं, हम कोई भी हमारी क्या है रासायनिक समीकरण है, ए से बी मान लेते हैं, ए से बी। बोलो शुरू में जब प्रारंभिक अवस्था में होगी, प्रारंभिक अवस्था में बोलो ये हमारी है प्रारंभिक अवस्था, t बराबर 0 सेकंड पर प्रारंभ में जो हमारी वियोजन की मात्रा, अर्थात वियोजन की मात्रा कितनी होगी, जो हमारा अभिकारक से क्या बन रहा है, उत्पाद का निर्माण हो रहा है, अभिकारक की मात्रा कितनी रहेगी, जितना है t बराबर 0 में प्रारंभ में कितनी रहेगी, पूरी रहेगी। उसके पश्चात क्या होगा, हमारा वियोजन होगा और उत्पाद का निर्माण होगा। तो हम बोल रहे हैं कि शुरू में कितना है, ये 100% थी, इसकी मात्रा कितनी थी, 1 थी, और उत्पाद कितना बना था, बोलो 0 बना। जब हमारी अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई तो उत्पाद कितना है, 0 है, और अभिकारक कितना है, बोलो 100% है। ठीक है, एक मान लिया हमने। अब देखते हैं टी समय पश्चात, कितने समय पश्चात, टी समय बाद में हम मान लेते हैं टी समय बाद में कितना वियोजन हुआ, उस वियोजन को मान लेते हैं, यहां से हमारा कितना वियोजन हुआ है, ये जो वियोजन की मात्रा ज्ञात कर रहे हैं, यहां से कितना हुआ है, यहां से अल्फा मान लेते हैं, कितना हुआ, अल्फा हुआ, कितना हुआ प्रिय विद्यार्थियों, अल्फा हुआ। यहां से कितने बने, ए से बी माने, हम क्या माना है हमने, ए से बी माना है। और यदि हम देख रहे हैं यहाँ पर वियोजन की मात्रा, तो ए के कितने अणु बनेंगे, एन ए अणु बनेंगे हमारे, इतना क्या होगा, हमारे उत्पाद बनेंगे। ठीक है, इनका क्या होगा, वियोजन होगा। हमने आपको वहां पर भी बताया था, वियोजन में क्या बताया था, शुरू में जब हमने असामान्य
मोलर द्रव्यमान पढ़ा था, हमने क्या बताया था आपको कि मान लेते हैं हमने क्या लिए थे, 2 अणु लिए थे और उनका वियोजन हो रहा है, मान लेते हैं कितने अणुओं में बट गए, 2 अणुओं में बट गए। इस प्रकार से क्या हो रहा है, वियोजन। अर्थात हमको पता नहीं, यहाँ पर हमने 2 में बांटे थे, मान लेते हैं 4 में बटे, मान लेते हैं 8 में बटे, तो क्या लिखेंगे हम, कितने अणुओं में बटे। ये हमारा जो ए था वो कितने में बटा, एन में बटा। हमको पता नहीं है कितने अणुओं में इसका वियोजन हुआ है, हमने मान लिया कितने में हुआ है, एन में हुआ, इसलिए हम यहाँ पर बी नहीं ले सकते, क्या लेंगे, एन ए लेंगे। एन अणुओं में क्या हुआ, इसका वियोजन हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब समझ में आया, हमने एन ए क्यों लिया और बी क्यों नहीं लिया। तो कितना होगा बताओ, कितने अणु बनेंगे। मान लेते हैं यहाँ से कितना वियोजन हुआ, अल्फा हुआ, तो यहाँ पर कितने बनेंगे, एन अल्फा बनेंगे। आ रहा है समझ में, क्यों बन रहे हैं, कितने अणुओं में वियोजन हुआ, एन अल्फा। लेकिन यहाँ से कितना गया, हमारा अल्फा गया, और वो अल्फा कितने में टूट गया, हमारा एन अल्फा अणुओं में टूट गया। अब ज्ञात करें हम इसका सैद्धांतिक मान और प्रेक्षित मान। तो बोलो सैद्धांतिक मान कितना हो जाएगा, सैद्धांतिक मान बोलो बेटा कितना हो जाएगा इसका सैद्धांतिक मान। जो हमें शुरू में है वही क्या है, सैद्धांतिक मान है, और प्रेक्षण के द्वारा ज्ञात करेंगे वो कौन सा है, हमारा प्रेक्षित मान है। तो सैद्धांतिक मान तो कितना हो जाएगा, 1 + 0 = 1 हो जाएगा। आ रहा है बेटा समझ में, क्या बोलना चाह रहे हैं हम, इसका मतलब। और प्रेक्षित मान बोलो बेटा कितना हो जाएगा, प्रेक्षित मान, तो प्रेक्षित मान हो जाएगा बेटा यहाँ से 1 - अल्फा + एन अल्फा। बोलो जोड़ देंगे या नहीं जोड़ देंगे, क्योंकि ये हमारा टी समय बाद देखा है हमने, प्रेक्षणों के द्वारा देखा है, जब हमारी अभिक्रिया क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है, उसका क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है, तो उसके बाद उसका मोलर द्रव्यमान कितना आता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, हमारा प्रेक्षित मान हो गया। तो 1 - अल्फा + एन अल्फा क्या आ जाएगा, यहां से हम देखें तो आई बराबर क्या होता है, बोलो बेटा, हमारा आई बराबर होता है अणुसंख्यक गुणधर्मों का प्रेक्षित मान अपॉन अणुसंख्यक गुणधर्मों का सैद्धांतिक मान। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से प्रेक्षित मान अपॉन सैद्धांतिक मान। आई बराबर क्या होता है हमारा, प्रेक्षित मान अपॉन सैद्धांतिक मान, सैद्धांतिक मान। ठीक है बेटा, आ रहा है। तो बोलो प्रेक्षित मान कितना है, यहाँ से हमारा है 1 - अल्फा + एन अल्फा, और सैद्धांतिक मान बोलो कितना है बेटा, यहाँ से 1 है हमारा, जो हमने अभी देखा है। तो बोलो आई बराबर क्या आ गया, यहाँ से हमारा आई इंटू क्या करेंगे हम, 1 करेंगे यहाँ से, तो बोलो क्या आ गया, यहाँ से वज्र गुणा करें इसको, तो हमारा आई बराबर आ गया यहाँ से 1 - अल्फा + एन अल्फा। आ गया, आ रहा है इतना समझ में। आगे देखते हैं, यदि हम इनका पक्षांतरण कर दें तो आई माइनस क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से आई -1 हो जाएगा, एक को इधर लें, और इधर क्या बचा हमारा एन अल्फा माइनस अल्फा बचा, क्योंकि अगर इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का चिन्ह हमारा सेम है, क्या ही रहेगा ये, या लिख दें हम -अल्फा + एन अल्फा। क्यों किया, क्योंकि यहाँ से क्या ले लेंगे, अब हम कॉमन ले लेंगे, तो नेक्स्ट आता है यहाँ से इज इक्वल टू आई -1 बराबर अल्फा, हमने कॉमन ले लिया n -1। बोलो बेटा आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा, क्या किया, सिर्फ हमने अल्फा कॉमन लिया है। तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा, इज इक्वल टू अल्फा बराबर बचा बेटा, क्या कर देंगे पक्षांतरण, तो आई -1 अपॉन में n -1 ये क्या आ गया, बोलो अल्फा क्या है हमारा बेटा, यहाँ से क्या ज्ञात करनी थी हमको, वियोजन की मात्रा की गणना करनी थी। बोलो आया या नहीं आया समझ में, क्या ज्ञात करनी थी हमको, वियोजन की मात्रा ज्ञात करनी थी बेटा। वियोजन की मात्रा आ गई हमारे पास में, अल्फा बराबर आई -1 अपॉन n -1। ठीक है, तो ऐसे ज्ञात करते हैं कि कोई भी हमारा अभिकारक था, कितने अणुओं में टूटा, Na में कितना हुआ, प्रारंभ में 1 था, बाद में कितना हो गया 0। अल्फा का कणों का वियोजन हुआ, n अल्फा कण बने हमारे। ठीक है, यहाँ से सैद्धांतिक मान और प्रेक्षित मान हमें पता है, वान टहाफ गुणांक बराबर क्या होता है, प्रेक्षित मान अपॉन सैद्धांतिक मान। सिर्फ क्या किया है, पक्षांतरण किया है, यहाँ से अल्फा कॉमन ले लिया, तो वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर क्या आ गई हमारी, आई -1 अपॉन n-। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी बात हमारी, दूसरा क्या है हमारी, संगुणन की मात्रा। तो देखो बेटा संगुणन की मात्रा कैसे ज्ञात करेंगे, बोलो इसमें तो क्या था, देखो दोनों में क्या रिलेशन आएगा हमारा, सिर्फ किसका अंतर आएगा, हमारे जो अणु हैं उन अणुओं का अंतर आएगा। यहाँ से कैसे आएगा देखते हैं हम,
किसकी मात्रा ज्ञात करनी हमको बेटा? संगुणन की मात्रा ज्ञात करनी है। किसकी? संगुणन की मात्रा, जिसे भी हम अल्फा से ही प्रदर्शित करते हैं। संगुणन की मात्रा की गणना करनी हमको। तो देखो बेटा, संगुणन की मात्रा की गणना करनी है हमको यहां से। तो कैसे करेंगे? मान लेते हैं हमारा क्या है? ए है, सेम वही क्या है? ए है। क्या होंगे? अणु संगुणित होंगे, और संगुणित होकर के ये थोड़ी हमारा एन ए बना लेंगे, नहीं बना सकते। ठीक है, क्या बनाएंगे? संगुणित होंगे। तो जैसे हमने 2 अणु लिए थे, 4 अणु ले लें, वो मिलकर के क्या हो रहे हैं? इस प्रकार से एक हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? एक हो रहे हैं हमारे, अर्थात वो क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं हमारे, जुड़ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो भी अणु हैं उनका क्या दे देंगे? यहाँ पर भाग दे देंगे। आ रहा है समझ में? कैसे भाग देंगे, और भाग को कैसे लिखेंगे? यहाँ पर हम ये थोड़ी a अपॉन एन लिख देंगे, नहीं लिख सकते। क्या लिखेंगे? यहाँ से a होल एन लिखेंगे। कितने अणु बन रहे हैं? a के टूट करके n अणु बन रहे। ठीक है, तो देखो प्रारंभ में क्या था? क्या था प्रारंभ में? प्रारंभ में था हमारा 1, तो कितने थे? 0। लेकिन t समय बाद में, कितने समय बाद में? t समय बाद में कितने हो गए? यहां से बोलो हमारा क्या होगा? सेम 1 माइनस अल्फा होगा। कितने अणु गए? अल्फा अणु होगा। क्या हुआ? संगुणन हुआ, और कितने बने यहाँ से? अल्फा अपॉन एन अणु बने। ये ध्यान में रखना है आपको। क्या देंगे हम? भाग देंगे। 2 अणु थे, 1 बना, तो कितना आएगा मोलर द्रव्यमान? 1/2। इस प्रकार से लिखते हैं हम। क्या लिखेंगे? किस प्रकार से लिखेंगे? इनका क्या दे देंगे? जितने अणु उसमें क्या किया था? गुणा किया था वियोजन में, यहाँ पर क्या देंगे? भाग देंगे। ठीक है, अब याद कर लो आराम से। क्या है? सैद्धांतिक मान बोलो। सैद्धांतिक मान, सैद्धांतिक मान कितना हो जाएगा? 1 + 0 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, प्रेक्षित मान बोलो बेटा, कितना हो जाएगा? यहाँ से प्रेक्षित मान हो जाएगा हमारा यहाँ से 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन। जोड़ देंगे 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा अपॉन एन। ठीक है, आई बराबर बोलो बेटा क्या होता है हमारा? प्रेक्षित मान अपॉन सैद्धांतिक मान होता है। क्या होता है? प्रेक्षित मान अपॉन सैद्धांतिक मान होता है। सैद्धांतिक मान होता है। प्रेक्षित मान कितना है? यहाँ से 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन अपॉन 1। ठीक है, अब इसको करें हम यहाँ से, तो क्या आ जाएगा बोलो? हमारा आई बराबर आ जाएगा बेटा यहाँ से 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन आ जाएगा। पक्षांतर कर दें, आई माइनस 1 बराबर अल्फा अपॉन एन माइनस अल्फा। आई माइनस 1 बराबर अल्फा कॉमन ले ले, 1 अपॉन एन माइनस 1 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा बोलो? 1 अपॉन एन माइनस 1। यहां से इनका क्या कर दें बोलो बेटा? यहां से क्या करें हम? आई माइनस 1 बराबर अल्फा, एल्सियम ले दें, एन आ गया एल्सियम, तो यहां से आ गया हमारा 1 माइनस एन। बोलो आएगा या नहीं आएगा? क्या आ गया? 1 माइनस एन। तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ से पक्षांतर कर दे, एन इंटू आई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन। ये किसकी मात्रा आ गई जो हमें ज्ञात करनी थी? किसकी मात्रा? संगुणन की मात्रा। सिर्फ क्या किया है? पक्षांतरण किया है हमने, संगुणन की मात्रा आ गई बेटा। ऐसे आपको क्या करनी है? संगुणन की मात्रा और वियोजन की मात्रा की गणना करनी है कि संगुणन की मात्रा कितनी आएगी हमारी और वियोजन की मात्रा कितनी आएगी। ठीक है, तो ये ऐसे ज्ञात करते हैं हम अणुसंख्यिक गुणधर्मों के मोलर द्रव्यमान की गणना है, सामान्य मोलर द्रव्यमान की गणना कि कितना हमारा वियोजन हुआ है, कितना हमारा संगुणन हुआ है। एन क्या है? यहाँ से हमारा अणुओं की संख्या, आई क्या है? वान ट होफ गुणांक, यहाँ से एन क्या है? हमारे अणुओं की संख्या, कितने अणु हैं। और वान ट ऑफ गुणांक कैसे ज्ञात करेंगे? हमको दिया हुआ रहेगा, अन्यथा हम क्या कर देंगे? प्रेक्षित मान अपॉन सैद्धांतिक मान से क्या ज्ञात कर लेंगे? अणु जो हमारी संगुणन की और वियोजन की मात्रा वो ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे हमको दे दिया, एग्जाम्पल से देखें कैसे दे दिया। हमको दे दिया कि कार्बोक्सिलिक अम्लों का वान ट ऑफ गुणांक हमको ज्ञात करना है। कार्बोक्सिलिक अम्लों का मतलब है क्या है? COOH अर्थात CH3COOH। जैसे एसिटिक अम्ल हो गया, बेंजोइक अम्ल हो गया, तो कितना आएगा उसका आई का मान हमारा? बोलो कितने अणुओं में टूटेगा वो हमारा? एक तरह से देखें, संगुणन और वियोजन की मात्रा देखें हम, तो कार्बोक्सिलिक अम्लों में हम कितने, इसका
जो हम 1/2 गुणांक ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 1/2 हो जाएगा। दो अणुओं में एक तरह से क्या होगा, वियोजन होगा उसका, तो क्या हो जाएगा 1/2 और n का मान कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। तो नोट लगा के आप लिख भी सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के लिए 1/2 गुणांक का मान 1/2 तथा जो हमारा n का मान है वो कितना आता है, यहाँ से 2 आता है। इसी में हमारा जो चैप्टर है विलयन वाला चैप्टर, सॉल्यूशन वाला चैप्टर, इसी में हम पढ़ते हैं आदर्श और अनादर्श विलयन के पास में एक टॉपिक आता है हमारा स्थिर क्वांथी मिश्रण। क्या आता है बेटा, स्थिर क्वांथी मिश्रण, जो एक छोटी सी परिभाषा है हमारा स्थिर क्वांथी मिश्रण। किसे कहेंगे हम स्थिर क्वांथी मिश्रण, बोलो क्या है हमारा स्थिर क्वांथी मिश्रण। स्थिर क्वथनांक पर जब हमारी द्रव और वाष्प अवस्था क्या होती है, साम्य पर होती है, तो उसे से बने मिश्रण को क्या कहते हैं हम, स्थिर क्वांथी। जैसे हमने समपराशरी विलयन पढ़े थे, पराशरण ताप क्या हो हमारा समान, उसी प्रकार से स्थिर क्वथनांक पर जब हमारा क्वथनांक क्या था, द्रव और वाष्प अवस्था में क्या हो, साम्य पर हो, तो इसमें क्या होता है हमारा स्थिर क्वथनांक पर, किस पर, स्थिर क्वथनांक पर द्रव तथा वाष्प अवस्था क्या हो हमारी साम्य पर हो, तो इस प्रकार बने मिश्रण को क्या कहते हैं हम, स्थिर क्वांथी मिश्रण कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है हमारा, न्यूनतम स्थिर क्वांथी और हमारा दूसरा आता है अधिकतम। न्यूनतम स्थिर क्वांथी का मतलब क्या है हमारा, कि वह विलयन जिसका क्वथनांक आगे उपस्थित अवयवों के क्वथनांक से क्या हो, कम हो। जैसे वही अल्पपराशरी और जो हमारा क्या था दूसरा अतिपराशरी। और अधिकतम क्वांथी का मतलब जिसका अन्य अवयवों के क्वथनांक से क्या हो हमारा अधिक हो। तो न्यूनतम इसका स्थिर क्वांथी मिश्रण का एग्जांपल क्या हो जाएंगे, जैसे हमारा न्यूनतम में तो क्या आ जाएगा धनात्मक विचलन, और हमारा अधिकतम स्थिर क्वांथी में क्या आ जाएगा ऋणात्मक विचलन। ठीक है, अब इनके अणुओं को कैसे पृथक कर सकते हैं, एक नंबर में पूछा जा सकता है कि हमारे स्थिर क्वांथी मिश्रण के अवयवों को किससे पृथक किया जा सकता है। तो हम पढ़ेंगे, एक आती है हमारी आसवन विधि। आसवन विधि जब मिश्रणों का हम पढ़ते हैं वहां पर पृथक्करण धातुओं का निष्कर्षण, तो उसमें पढ़ेंगे हम आसवन विधि। तो उस आसवन विधि द्वारा स्थिर क्वांथी मिश्रण के अवयवों को पृथक किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो सॉल्यूशन वाला चैप्टर है वो समाप्त होता है। इसके बाद चालू करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों, पढ़ें इसको और जो भी प्रॉब्लम हो वो आप बताएं हमको।